सो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको जो आपकी तरफ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि आपने एक्सटेंशन के चैप्टर में आपका कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है, उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स पे आपको कुछ कन्फ्यूजन है और आप चाहते हैं कि उसको हम आपके सामने दोबारा आपको पेश करें। तो उसी नोट्स पे जो हमने पहले ही आपको दे रखे हैं, क्योंकि हम ये रिपीटिशन कर रहे हैं आपको आपकी इम्प्रूवमेंट और आपकी जो डाउट क्लैरिफिकेशन या उसी सेक्शन के अंदर हम ये कर रहे हैं, तो हमने उन्हीं नोट्स के हाथ में रह के इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है और कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या है। तो सबसे पहले ये समझना हमें पड़ेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स when you want to transmit some information from a person who is a communicator to a person who is a receiver। अगर हम इसको हिंदी में कहें कि कम्युनिकेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई बात है जो हम अपनी तरफ से किसी और को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में तीन चीजें एसेंशियल होगी। एक, इंफॉर्मेशन बोलने वाला जो इंफॉर्मेशन देना चाहता है, नंबर दो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, नंबर तीन माध्यम जिसकी वजह से वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। जैसे अगर हम सामने भी बैठे होंगे तब भी इसमें एक माध्यम है, उस वक्त हवा एक माध्यम है जब मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं। आपने देखा होगा कि जब हवा बहुत तेज चलती है उस वक्त आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बात आपकी नहीं पहुंचती दूसरे को, अगर बहुत तेज हवा चले। इसका मतलब है कि जो माध्यम है हवा है, और हवा भी एक पर्टिकुलर स्पीड पे अगर हो या उससे ज्यादा हो तो हमारी बात कानों तक नहीं पहुंच सकती। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम दो लोग भी आपस में आमने सामने बात कर रहे हो तो तब भी एक माध्यम की जरूरत है जिसको मीडियम ऑफ साउंड कहते हैं, जो कि एयर है। लेकिन आज के दौर में क्योंकि हमने कोशिश की है, साइंस ने कोशिश की है कि इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक पहुंचाएं, कम समय में पहुंचाएं और जल्दी पहुंचाएं, जिसकी वजह से इसमें आज के दौर में बहुत से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आए हुए हैं, जैसे इंटरनेट है, मोबाइल है, टेलीविजन है, प्रिंट है, सो मेनी माध्यम है, सो मेनी मीडिया है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। अब ये देखा गया है कि चाहे हम कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं तो आइडियल इंफॉर्मेशन वो होती है जो हम कहना चाहें, अगर वो आप तक पहुंच जाए, वही पहुंच जाए जो हम कहना चाहते हो, तो वो एक एफिशिएंट और आइडियल कम्युनिकेशन सिस्टम है। लेकिन देखा गया है कि इंफॉर्मेशन क्योंकि एक या दो बातें नहीं होती, ये कोई आइडिया होता है, कभी नया आइडिया होता है, तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ लेकुना रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है कि हम जो कहना चाहते हैं और आप जो समझ रहे हैं वो कभी भी 100% या 100% एक जैसा नहीं हो सकता है। तो वो क्या चीजें हैं कि जो इसको रोक रही हैं, जो इसको इंफॉर्मेशन को जो हम कन्वे करना चाहते हैं और जो रिसीवर रिसीव करना चाहते हैं, वो क्या वजह हैं जो इसमें बाधा ला रही है, उनको ही हम आज के टाइटल का आज के टाइटल है या आज की हेडिंग है इस लेक्चर की। तो वो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स मींस रुकावटें, क्या क्या चीज है कि जो मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं और जैसा आपको मैंने अभी कहा वो 100% दूसरे तक नहीं पहुंच सकती है। तो क्या वजह है कि क्या क्या रीजंस हैं कि ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं पहुंच सकती है, इसमें कहां पे लेक्यूना है, कहां पे कमियां हैं, और अगर वो हम कमियां जान जाएं तो हम उन कमियों को दूर करके वो इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं। और जो चेंज इंफॉर्मेशन के बाद हम लाना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूं कि डेयरी प्रोडक्शन में मॉडर्न आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट करें फार्मर्स, तो अगर मैं वो आइडियाज पूरी तरह से बोल नहीं पाया, फार्मर अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वो चेंज जो मैंने सोची थी नहीं आ पाएगी। तो अब अगर हमें ये पता चले कि वो क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही है फार्मर को पूरा समझने से या मुझे उसको पूरा कहने से, तो अगर मैं उनको एड्रेस करूं, उनको रिड्रेस करूं, उनका इलाज करूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन कन्वेइंग की जो प्रोसेस है वो अच्छी रहेगी, एफिशिएंट रहेगी, और वो जो मैसेज है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और जितना जिस माध्यम से हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो वो हम पहुंचा पाए। तो कम्युनिकेशन, अगर आप इसी को इंग्लिश में कहें जो आपकी बुक में लिखा भी है या आपके नोट्स में दिया गया है,
Communication is complete, perfect, one receiver understands the message in the same sense and spirit as the communicator intends to do. जो अभी मैंने हिंदी में आपको यही कहा कि कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन वो है जहां पे कम्युनिकेट करने वाला, बोलना चाहने वाला, इंफॉर्मेशन देने वाला वो बात अपनी इस असर से कहता है कि समझने वाला पूरा समझे, उसको हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। लेकिन जैसे अभी मैंने बोला कि प्रैक्टिकल लाइफ में कभी जिसको हम मैसेज कर पहुंचाते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं होता, या वो किसी ऐसी सोसाइटी का होता है कि जो डर होता है, एक दूसरे का आइडिया शेयर नहीं करना चाहता, या उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है। बहुत से रीजन हो सकते हैं जो कि हम आगे आपको बता देंगे। वो इस मैसेज को कन्वे करने में एक हमें प्रॉब्लम या हर्डल क्रिएट करते हैं, और वही हमारे पास, जैसे अभी मैंने कहा, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि यही वो चीजें हैं जो हमें कम्युनिकेशन बैरियर में आती हैं। As process of communication involves sender, channel, receiver, and problem of the communication usually lies either or one of them. ये इसी का इंग्लिश जो मैंने हिंदी में बोला वो इसी का इंग्लिश है। Reason of certain obstacles and other factors are known as communication. अब अगर हमें आपको कोई कहे कि what are communication barriers? Communication barriers are all those factors, are all those obstacles which hamper us to communicate our message, what you want to intend to send to a receiver. We are not able to convey the way, the meaning and the spirit in which you want to convey. Next. So there can be many barriers because many things are involved in this. All those things which are involved, we have classified them into 5 main headings. The first is physical barrier. Second is semantic and language barrier. Third is socio-psychological barrier. Fourth is organizational barrier. Fifth is cross-cultural barrier. Now we will take one by one. Physical barrier. Physical barrier means जो हमें ऐसी चीज जिसको हम हाथ लगा सकें, जिसको फील कर सकें, या जो हम देख सकें, उसके बैरियर जितने भी हैं वो फिजिकल बैरियर में आते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हाँ, जहां पे आदमी काम कर रहा है या जो मैसेज देना चाहता हूं, जैसे मान लो आपको डीसी ऑफिस में कोई काम, तो डीसी ऑफिस का ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर ऐसा है कि आप डीसी साहब से मिल नहीं सकते आराम से, इवन आप उससे छोटे से भी नहीं मिल सकते हैं। तो जो मैसेज आप उनको देना चाहते थे या जो बात आप उनसे कहना चाहते थे, किसी और के जरिए कहना पड़ रहा है, कोई और माध्यम बन रहा है उसमें, तो वो मैसेज उन तक वो नहीं पहुंचेगी जो आप पहुंचाएंगे। अगर आप भी अंदर जाएंगे, आप में भी कुछ इनहिबिशंस होगी, पूरी बात नहीं कर पाएंगे, तो 100% वो मैसेज भी कैरी नहीं होगा। तो यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आपको एक डर सा ना हो किसी से बात करने में, या जहां पे कोई ये ना समझे कि तुमने क्यों बात की, बल्कि एक ऐसा माहौल देना चाहिए, अगर हमको कम्युनिकेशन अच्छा डेवलप करना है, कि वो फील करें कि ये मेरा काम है और ये मेरे लिए कर रहा है, और करने वाले को है कि मैं इसके लिए बैठा हूं। तभी ये चीजें जो है कम्युनिकेशन में जो आपको कराना है, या आप करना चाहते हो, या आप चेंज आइडिया देना चाहते हो, वो 100% दे सकते हो। अगर कभी कभी देखा होगा आपने कि अगर आप किसी एरिया में हो जहां पे आपका लार्ज वर्किंग एरिया, जैसे मैं इसकी मिसाल दूं डीसी ऑफिस में, फिर भी आप डीसी साहब से मिल सकते हैं, लेकिन अगर वर्किंग एरिया बड़ा हो, जैसे चीफ मिनिस्टर पूरी स्टेट का होता है, तो कितनी बार हम साल में या जिंदगी में किसी सीएम से मिल पाते हैं या उससे बात कर पाते हैं। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वहां कम्युनिकेशन बिटवीन जो आदमी है असली और जो नीचे करने वाले हैं जिनको कम्युनिकेट करना है, उनमें ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। इवन हमारी छोटी सी, ये तो स्टेट की बहुत बड़ी मिसाल है, आप अपने बड़े कॉलेज में जाइए, अगर कॉलेज जितना बड़ा होता इतना आप प्रिंसिपल से मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में गलत हो रहा है या कॉलेज में गलत हो रहा है, या उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपका चांस मिलने का बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, बाकी लोगों को भी टाइम है लेना है, बाकी चीजों को भी लेना है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का लार्ज होना भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि यू कांट कन्वे योर मैसेज और यू कैन नॉट ट्रांसमिट योर आइडिया बेटर वे
तो दी सबॉर्डिनेट जो आपके नीचे काम कर रहे हो या जिनके लिए आप काम कर रहे हो, और या जो दूर कहीं किसी किनारे पे बैठा हो और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैठे हो। नंबर 2, क्लोज ऑफिस हो। कभी कभी क्या होता है कि ऑफिस भी अगर छोटा हो, ज्यादा बड़ा ना हो, तो अगर ऑफिस में हम एक दूसरे से ना मिले, एक दूसरे से बात ना करें, माहौल ऐसा हो कि बस ऑफिसर का डर इतना हो कि आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में भी उस ऑफिस में जो काम का माहौल होता है, जो उसका जिसके लिए वो ऑफिस बना होता है, वो इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपस में भी सबॉर्डिनेट कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कि कहने वाले ने हमें क्या कहा था, क्योंकि उनको डर सा बना रहता है। क्लोज डोर में मिलना कम होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं कि नहीं हम मिलेंगे कम, हमें बैरियर्स हैं, हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते अननेसेसरी, उनके जहन में कि इससे टाइम बर्बाद होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लोज डोर कभी भी माहौल अच्छा नहीं है जब तक कि, मैं आगे भी बताऊंगा इसका, कि जब तक कि ये तमाम जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करते हो वो ये ना फील करें कि ये हमारा भी काम है और हम भी इसमें इतने ही भागीदार हैं जितना कि बाकी ऑफिसर और ये है। तो ऐसा माहौल जहां क्लोजनेस हो, वो भी कम्युनिकेशन बैरियर में बाधा करता है। कम्युनिकेशन में क्लोज ऑफिस में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। और यही इसी तरह से जब क्लोज ऑफिस होगा तो ऑफिसर से आप मिल ही नहीं सके उनसे, वो तो अंदर दूसरे कमरों में बैठा होगा, वहां दरबान बैठा होगा, वहां पे भी आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ना उनसे बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब इवन वो तो बाहर से अगर जाएंगे, वो इवन उनके सबॉर्डिनेट्स उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो ये फिजिकल बैरियर्स हमने क्रिएट किए होते हैं कि भाई हाँ आप मिल नहीं सकते। जब मिलेंगे नहीं तो आइडिया कैसे खत्म होंगे, चेंज होंगे। जैसे एक मैं इसको आपको एक हिंदी में एक शेर है, कहते हैं दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। मतलब है कि आपके जहन में जो थॉट्स है, जो कंफ्यूजन्स है, वो हमेशा बढ़ते रहेंगे जब तक आप सामने बात ना करो। लेकिन जब आपके फिजिकल बैरियर्स होंगे, आप सामने बात नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से जो थॉट प्रोसेस है वो क्लियर नहीं होगा, और जो जिसके लिए वो ऑफिस बना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी ऑफिस जो है सर्विस के लिए, ह्यूमन सर्विस के लिए बना है, वो एक सुविधा प्रोवाइड करने के लिए बना है। लेकिन ऐसे माहौल में वो सुविधा की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, वो ना नीचे से इंफॉर्मेशन सही ऊपर पहुंचती, ना ऊपर से इंफॉर्मेशन नीचे सही पहुंचेगी। नेक्स्ट, दूसरा बैरियर शोर। जैसे आप जानते हो कि हमारे कानों का एक ऑडिबल रेंज है जो कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है। लेकिन हमारा कंफर्टेबल जो रेंज है वो 2000 से ऊपर नहीं है। और जब भी कोई आवाज से ऊपर चली जाएगी वो हमें इरिटेट करती है और हमें डैमेज करती है। कोई भी ऐसी आवाज जो हमें इरिटेट करे, डैमेज करे, उसको हम नॉइज कह सकते हैं। तो नॉइज भी अब एक किस्म का नहीं होता है। नॉइज फिजिकल नॉइज भी हो सकता है, जैसे आउटसाइड डिस्टर्बेंस। आपका बच्चा पढ़ रहा है, बाहर से बारात निकली और ढोल बज रहा है, क्या बच्चा पढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो ढोल धमाके की आवाज है वो उसके लिए सूदिंग नहीं है पढ़ाई के माहौल के लिए, तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, उसकी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि फिजिकल नॉइज या नॉइज जिसको हम कहते हैं शोर एक बहुत बड़ी ये है प्रॉब्लम है, या एक बड़ी ये हिंड्रेंस है कि हम आइडियाज को कम्युनिकेट कर पाए या बोल पाए, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं और बाहर शोर हो रहा है, हम एक दूसरे को अपनी बात कन्वे नहीं कर सकते। फिजिकल नॉइज इनएटिट्यूड। कभी कभी क्या होता है कि आपके जहन में कुछ चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि आप खामोश हैं, लेकिन आपके जहन में कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं और आप कंफ्लिक्ट है आपके दिमाग में, तो वो भी एक किस्म का शोर है जो मुझे तो नहीं पता लग रहा है, क्योंकि लेकिन उसकी वजह से जब आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी तो कम्युनिकेशन जो है वो आप नहीं ले सकते हैं, तो वो भी एक बैरियर कम्युनिकेशन का क्रिएट हो जाएगा। कभी कभी अगर हमने मैसेज भेजा, आजकल के जमाने में तो अब ये कम हो चुका है क्योंकि आजकल कंप्यूटर टाइपिंग और बाकी चीजें हैं, लेकिन पहले जमाने में इवन खत भी जो था, लेटर भी जो था, चिट्ठी पत्र जो था, वो हाथ से लिखा जाता था, और हर एक को ये लिखने का तरीका नहीं होता था। अच्छा, कोई कुछ लिखता था, कोई कुछ लिखता था, तो कोई किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती थी, तो वो कोशिश करने के बाद भी कुछ लोग पढ़ नहीं पाते हैं।
और कभी कभी आपने देखा, खुद भी देखोगे, जल्दी में आप लिखते हो, बाद में आप खुद नहीं पढ़ पाते हो, तो उसी को हम कहते हैं कि ये रिटन नॉइज है। क्योंकि हमने तो लिखा जल्दी में, हमने कंसंट्रेशन से नहीं लिखा, लेकिन जब पढ़ पा रहे हैं हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं उसको, तो दिस कम्स अंडर द रिटन नॉइज। ठीक, रिटन नॉइज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कम्युनिकेशन बैरियर में आता है। इसमें एक जोक है कि एक गांव में एक आदमी रहता था। उस आदमी, वो गांव में एक अकेला ही था जो खत लिख सकता था, लेकिन उसको उतना ज्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन गांव की मजबूरी थी कि खत उसी से लिखवाया जाए। तो एक बंदा उसके पास गया, कहने लगा, भाई मुझे अपनी मैसेज भाई को भेजनी है, तो आप मुझे खत लिख दो। उसने कहा, कोई बात नहीं, बैठो। कुछ देर के बाद उसने कुछ काम वाम उसका किया, उसने कहने लगा, अच्छा आप तो खत लिख दो। पुराना जमाना था, उन दिनों पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। उसने कहा कि मैं तो लिखूंगा, लेकिन मेरे पैर में दर्द है। उसने कहा, भाई पैर में दर्द है, तुम्हें तो हाथ से लिखना है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, तुम तो लिख सकते हो भाई हाथ से, मुझे लिखो, मैं निकल जाऊंगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरा पैर में दर्द है, तो मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं लिख सकता। उसने कहा, ठीक है, अच्छा खत मत लिखो, लेकिन ये तो बताओ कि पैर दर्द का तुम्हारे खत लिखने से क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा, प्रॉब्लम अगर नहीं होती तो मैं क्यों आपको बोलता। उसने कहा, बोलो तो क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा, आपको पता है कि जो खत में लिखता हूं वो मुझे खुद ही जाके पढ़ना पड़ता है, दूसरे से को पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो यही हाल इसमें है कि वो एक्चुअली उस किस्म को हम रिटन नॉइज कहते हैं। जब हम लिखें और दूसरा पढ़ ना पाए, तो वो भी एक नॉइज है, उसमें भी कम्युनिकेशन। आप अगर वो लिखता, घर वाले कुछ कह रहे थे, वो पता नहीं क्या लिखता, समझने वाला कुछ और समझता, तो ये भी एक बैरियर है कि जो आप जो लिखें, साफ लिखें और वही लिखें, उसकी लैंग्वेज ऐसी हो कि जो वही मैसेज कन्वे करे जो आप करना चाहते हैं। अगर वो नहीं होता है, दैट फॉल्स अंडर रिटन नॉइज। ठीक, रिटन नॉइज मींस लिखा हुआ शोर। विजुअल नॉइज, विजुअल नॉइज है, कभी कभी आप कोई पिक्चर देखते हो, आपको कोई पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, उसका मैसेज अच्छा लगता है, कभी कहते हो पिक्चर में, यार समझ ही नहीं आई क्या था इसमें। वर्चुअली उसमें जो आप देख रहे हैं वो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स उसमें भी नहीं है, तो वर्चुअली वो आपके लिए एक शोर बन जाता है, जिसको आप विजुअल नॉइज कहते हैं। या कभी कभी आप आपके जो किसी को देखते हैं, ऑफिस लेट आ रहा है, दूसरी चीजें आ रहा है, उससे एक टेंशन क्रिएट होती है बिटवीन सबऑर्डिनेट एंड ऑफिसर। वो ऑफिसर दूर भागने की, सबऑर्डिनेट छुप के रहने की कोशिश करता है, अफसर के सामने नहीं आता है। इस तरह से भी एक कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है, जिसके जो भी एक किस्म का नॉइज है। उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस। आपका इंपॉर्टेंट यह है कि आप मैसेज तभी दो जब लेने वाला उसके लिए तैयार हो, तो टाइम ऑफ मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि एक आदमी था, वो पुराने जमाने की बात है, वो पंडित जी थे, तो वो एक गांव में चले गए। जब वो गांव में चले गए तो उसका वहां पे जो शिष्य था, जो उसको पूजा पाठ में मदद करता था, वो एक वो था, खेती बाड़ी करने वाला था, दिन भर भैंसों के साथ था। शाम को जब उसने खाना वाना खाया, उसने कहा, मैं तो आया हूँ, थोड़ा प्रवचन भी सुन लो आप। तो जो फार्मर था वो थक चुका था, उसने उसको सामने बिठा दिया, उसको नींद आने लग गई। तो लेकिन वो प्रवचन सुना रहा है, तो उसको जब नींद पड़ी तो उसने जो पंडित जी थे उसने जगाया, कहने लगा, चौधरी तू सुन रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा कि पंडित जी बोलो ना, बोलो जो बोलना है, आप थोड़ी झूठ बोले हो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो कहने का मतलब है कि उसका वो नींद का टाइम था, उसके लिए प्रॉपर टाइम नहीं था कि उसको मैसेज दी जाए या कोई बात कही जाए। तो ये भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है, क्या जिसको हम मैसेज दे रहे हैं वो तैयार है मैसेज देने के लिए कि नहीं। तो दैट मीन्स टाइम अप्रोप्रिएट और प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आज के दौर की बात है कि अगर आप मैसेज दूर पहुंचाना चाहते हो और आप यहां बैठे हो और चाहते हो कि मैसेज एकदम इंडिया की किसी और या वर्ल्ड की किसी और कंट्री में चली जाए, ये मैसेज के लिए आपको नेटवर्क फैसिलिटी चाहिए, नेटवर्क एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है, आप वो मैसेज जो कन्वे करना चाहते हैं कि कहीं दूर चला जाए, नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आप में एक जो कम्युनिकेशन बैरियर खड़ा हो जाएगा। क्या होगा कि आपके पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। दिस विल बी द बैरियर फॉर कंडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब
दूसरा है, मान लो जैसे मैंने शुरू में भी एग्जांपल दी कि मीडियम होता है एक जहां से आवाज निकलती है, दो आदमियों के बीच में भी मीडियम है, जैसे हवा है। अगर हवा तेज चलती है तो उसमें कोई खराबी है, किसी वजह से तूफान आ रहा हो तो हम बात सुन नहीं पाते, सही से मैसेज सुन नहीं पाते हैं। तो ये तो पुरानी एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल होगी। लेकिन आजकल के दौर में मीडियम बहुत से हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कहीं प्रिंट मीडिया है, कहीं पे आजकल जैसे आप जानते हैं ई मेल, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जिसमें बहुत किस्म के हैं, मोबाइल है, SMS हैं, या इवन आपके क्या बोलते हैं व्हाट्सएप है, और भी बहुत से कुछ ऐप्स हैं जिसमें हम एक दूसरे को मैसेज कन्वे करते हैं। अगर वो मीडियम जो हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट हो तो हमारा मैसेज तब भी कन्वे नहीं होगा, और हम जो कहना चाहते हैं वो जिसको कहना चाहते हैं उस तक नहीं पहुंच सकता है। तीसरा, जैसे अगर कम्युनिकेशन को हमने बना लिया है माध्यम अपना कि अपनी मैसेज पहुंचाए, मान लो कि हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है और इतने में हमारा टावर चला गया, बिजली चली गई, उसमें तो मैसेजिंग ये नेटवर्क खत्म हो गया, तो या हवा की वजह से टावर टूट गया, तो दीज काउंटेड मैकेनिकल ब्रेकडाउन, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन में सामान यूज होता है अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो हमारा कम्युनिकेशन तब भी कट जाएगा, और जो हम कन्वे करना चाहते हैं वो एक बैरियर बन जाएगा। जो पहले माध्यम था वही अब बैरियर बन गया, क्योंकि वो जब वर्क नहीं करेगा माध्यम कोई ठीक तरह से, उसका वो बैरियर बन जाता है कि हम क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम मैसेज कन्वे नहीं करना पाते। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं, जिसको कन्वे कर रहे हैं, वो भी एक लिमिटेड तरह का होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, आपका क्लास क्यों 30 या 40 मिनट का ही होता है, उसके बाद 10-15 मिनट डिस्कशन होता है। हम 3 घंटे क्यों नहीं क्लास रखते, या हम एक दिन पूरा ही क्यों नहीं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? उसका रीजन ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड अगर आप करेंगे तो आपका ब्रेन रेडी नहीं होगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन भी इतनी देनी चाहिए जितना कि आपका दिमाग लेने को तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि जब हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, माइंड एक पर्टिकुलर सिस्टम में चलता है एक पर्टिकुलर टाइम तक, उसके बाद रिकल्सिस्टेंस स्टेज कहते हैं उसको, या वो स्टेज जहां वो रिफ्रैक्टिव हो जाता है, आइडियल हो जाता है, अब नहीं मुझे करना है, तो वो स्टेज नहीं आने देनी चाहिए जब भी हम इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे होते हैं। तो वो कब आती है? जब आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन उतनी दो जितनी वो पचा पाए, जैसे खाना उतना दो जितना वो पचाए। अगर ज्यादा करोगे तो वो भी उल्टी कर देगा, अगर ज्यादा खाना भी दोगे तो आदमी को क्या होता है, उल्टी आ जाती है या दस्त लग जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से इंफॉर्मेशन भी, क्योंकि दिमाग का खुराक है, दिमाग की ग़िज़ा है हमारे, तो वो भी उतनी ही देनी चाहिए एक दिन में जितना वो पचा सके। अगर ज्यादा देंगे वो उसको पचा नहीं सकता, वो भी एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। उसके बाद एक और चीज इंफॉर्मेशन में, जब हम इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं, जैसे मैंने आज आपको कहा, मैं जाके बच्चे को कहा स्कूल में 10 पेज लिखो, और वो 10 पेज तो लिख नहीं पाएगा, वो 2 पेज लिख के आएगा। दूसरे दिन मैं उसको कहूंगा कि आज भी 10 पेज लिखो, न तो वो पिछले 10 पेज पूरे होंगे ना अगले 10 पेज पूरे होंगे, तो क्या हो जाएगा, पाइलिंग अप काम हो जाएगा कि पेंडिंग उसका रहेगा, उसके जहन में ये रहेगा कि मेरा काम नहीं, महसूस तो मुझसे काम नहीं हो रहा है। तो जो हम चेंज लाना चाहते हैं वो उल्टा बढ़ जाएगा कि वो मैसेज जो हम 10 पेज में कन्वे करना चाहते थे कोई चीज, वो ले नहीं पाएगा, बल्कि अगर हम उसको 3-3 पेज में देते और 2 दिन में देते तो वो 6 पेज करता। लेकिन जब हमने पाइलिंग अप इंफॉर्मेशन की तो वो पहले पे ही रुक गया और उसके जहन में हो गया मुझसे नहीं हो पा रहा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पाइलिंग अप इंफॉर्मेशन से, वो अपने आप को फिर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और उसके बाद मटेरियल इतना हो जाता है कि वो उसको उतना करना ही नहीं है जितना वो कर सकता है जिस पीरियड में 1 साल में या 6 महीने या 3 में जिसमें वो क्लास होती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन भी ज्यादा ना हो, पाइल अप ना हो। एक और चीज है कि अगर कोई काम हम कर रहे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये काम या मैसेज कौन कन्वे करे। आदमी ऐसा हो जो उसमें वेल अडेप्ट हो, जिसको उसका खुद नॉलेज हो और जो उसमें ट्रेंड हो और जो बता सके। ऐसे आदमियों को अननेसेसरी या एक से ज्यादा आदमी को, अगर एक आदमी मैसेज पहुंचा सकता है, हमें एक ही डालना है, 2 नहीं लगाने हैं। जितने ज्यादा आप डालोगे तो काम खराब हो जाता है। जैसे एक हिंदी का प्रॉवर्ब है
दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। मतलब है कि मुर्गी आपके सामने पड़ी थी, एक मुल्ला कहता है ये ज़बह करेगा, दूसरा कहता है ये ज़बह करेगा, जब तक वो मरी गई। वही हाल ऐसा होता है कि जब आप जरूरत से ज्यादा लोगों को किसी काम पे लगा देते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है, और उसमें फिर एक अगर बोलता है दूसरा उसकी कोई नुक्ताचीनी कर देता है, उसका कोई पॉइंट करता है, भाई इसमें तो ये गलत बोला, इसको ऐसे बोलना था, इसको तो जो एक्सट्रीम मैसेज है वो मर जाता है और झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो जरूरत से ज्यादा लोगों को काम, जो काम करे जितने कर सकें वो पहले आइडिया होना चाहिए, तो वो कहीं ज्यादा लोग कम्युनिकेशन बैरियर बन जाते हैं, क्यों वो एक दूसरे की क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं और रियल मैसेज नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि जो हम मैसेज दे रहा है और जो मैसेज दे रहे हैं उनमें एक अच्छा ये हो और माहौल ऐसा हो कि वहां क्रिटिसिज्म एक दूसरे का ना। देन ओवरलोड एंड इंफॉर्मेशन डुप्लीकेशन। एक और चीज है कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं बार बार उसी को ना भेजें। क्यों? क्योंकि एक माइंड का एक अपना ये उसूल है कि वो नई चीज देखना चाहता है। जब वो देखता है कि पुरानी चीज बार बार आ रही है, वो कहता है अब इसमें कुछ नहीं रहा है, तो अगर आप फर्दर उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे वो ऊब सा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन ख्याल रखना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं, जो वर्कलोड है, इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा ना, डुप्लीकेशन ना हो, उसको एक बार दिया जाए, अच्छी तरह दिया जाए, बार बार ना दिया जाए उसको अननेसेसरी। हाँ, कभी कभी जरूरत होती है रेपिटेशन की, जब आपके कोई ऐसा मुद्दा हो, ऐसा कोई बात हो जिसको समझाना आसान ना हो, वहां तो आप कर सकते हो। लेकिन जनरली जब सिंपल सी बात या कोई ऐसी बात हो कि जिसे हम पहुंचा सकते हैं कम टाइम में और सीखने वाले समझने वाले समझ जाएं, तो फिर दोबारा उसको डुप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं। वो भी एक फिर फर्दर इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जो लोग दुविधा में आ जाते हैं और वो इंफॉर्मेशन सेंड नहीं होती है, एंड इट बिकम्स ए हर्डल पड़ते हैं। सिविलिक बैरियर्स। कभी कभी क्या होता है, आपने दो वर्ड सुने होंगे, लैंग्वेज होती है, जो कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं, और उन वर्ड्स को कैसे प्रेजेंट किया जाए उसको सिमेटिक्स कहते हैं। तो सिमेटिक बैरियर भी कभी कभी होता है कि आप जिस तरह से अल्फाज बना रहे हैं, लफ्ज बना रहे हैं, शब्द जोड़ रहे हैं, दूसरा उन शब्दों को वैसे नहीं समझ रहा है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, तो वो उस सिमेटिक को नहीं समझ पा रहा है, तो वो फिर परेशान हो जाता है कहना क्या चाहता है, तो वो भी बैरियर है। इसका मतलब है कि जब आप कहीं मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, जिनको मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी सिमेटिक्स और आपकी सिमेटिक्स जितनी ज्यादा करीब होगी, अच्छी होगी, उतना आपका बैरियर लवर होता जाएगा, कम्युनिकेशन बैरियर, और उतनी इंफॉर्मेशन बेस्ट और बेटर कन्वे होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सिमेटिक बैरियर्स में कभी कभी मिस इंफॉर्मेशन कन्वे हो जाती है। तो इसलिए जो भी आप सिमेटिक्स यूज करो, जो भी अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स रखो, वो क्लियर और ये क्लियर हो और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कभी कभी कुछ लोग एक ही सेंटेंस के दो मतलब निकाल देते हैं, और वो प्रॉब्लम आदमी की नहीं है, प्रॉब्लम सेंटेंस की है, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर्ली सिमेंटिक नहीं हुई है उसको दोनों मीनिंग निकल सकते हैं। जैसे आपने बहुत कॉमन सुना होगा, रोको मत जाने दो। क्या मतलब है इसका? रोको मत जाने दो। लेकिन एक ऑफिसर ने कहा कि गाड़ी जा रही है, इसको चालान करना है, कहता रोको मत जाने दो, लेकिन सिपाही ने उसको जाने दे दिया। उसने बुला के सिपाही से पूछा, भाई ये क्या किया तुमने? मैंने तो कहा था रोको मत जाने दो। कहने लगा, साहब आपने कहा था रोको मत जाने दो, तो मैंने रोका नहीं जाने दिया। तो इसका मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है कि वर्ड सिमेटिक ऐसा होना चाहिए कि जिसका मीनिंग रियली वो हो जो आप कन्वे करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि उसका दूसरा कोई और मीनिंग निकाल सके। क्यों? क्योंकि दोनों मीनिंग निकल सकते हैं, वर्ड्स तो वही हैं, अरेंजमेंट एंड प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिमेटिक बैरियर्स नहीं होना चाहिए। आप एक दूसरे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वी शुड बी ऑन द सेम पेज, एक ही लेवल पे हो सिमेटिक्स में भी। तो जितना आप एक ही लेवल पे सिमेटिक्स में होंगे, उतना आप बेस्ट वे से मैसेज कन्वे कर पाएंगे। एंड व्हाट विल हैपन कि बैरियर्स जो है कम्युनिकेशन का, दैट विल फेड अवे, दैट विल नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद कभी कभी कुछ लोग
सिमेटिक्स में ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं बड़े बड़े, अपने आप को ये नॉलेज दिखाने के लिए। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि वो जब कोई स्पीच या लेक्चर देते हैं तो बीच लेक्चर में कहते हैं कि मैं आपको बोलता लेकिन आप नहीं समझोगे। तो सवाल है भाई, अगर हम नहीं समझेंगे तो आप किस लिए खड़े हो? आप तो हमें समझाने के लिए खड़े हो ना, तो आप समझाइए ना हमें। ऐसा कहने वाला वर्चुअली कुछ जानता नहीं है, वो शो करता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूं, आप ही कमजोर हो, आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो आपको वो समझाए जो आप समझना चाहते हो, और उस तरह समझाए जिस तरह से आप समझना चाहते हो। तो ये इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले लैंग्वेज ऐसी लानी है जो इजी टू अंडरस्टैंड हो, और वो कम्युनिकेटर के अपने लेवल की ना हो बल्कि उस लेवल की हो कि जो जिनको मैसेज दिया जा रहा है, जिनको कम्युनिकेट किया जा रहा है, उनके लेवल की हो। और इस तरह से शब्द भी छोटे हों, उनका ज्यादा मीनिंग ना हो, टू द पॉइंट और स्ट्रेट हो, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी या कोई